हम जमानत से जुड़े एक नए कानूनी नज़रिए पे चर्चा करते हैं। सीबीआई एक चार्जशीट फाइल करती है सत्येंद्र अंतिल के खिलाफ कोर्ट में, और वो जब चार्जशीट फाइल करती है तो सत्येंद्र पेश नहीं होता, रेदर एक एप्लीकेशन मूव करता है जमानत का, एंटिसिपेटरी बेल का। चूँकि वो अपेयर नहीं हो रहा तो कोर्ट उसको जमानत के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है और उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर देती है। मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र अंटिल के एडवोकेट से पूछा कि वो क्यों अपेयर नहीं हुआ, जब वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो उसको ऐसा क्या डर था जिसकी वजह से वो अपेयर नहीं हुआ और बेल एप्लीकेशन मूव किया। उसके एडवोकेट ने जो रिप्लाई किया सुप्रीम कोर्ट को वो ये था कि लोअर कोर्ट में एक प्रैक्टिस हो गया है कि जब भी चार्जशीट फाइल होता है और एक्यूज, चाहे वो अरेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने किया हो या तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किया हो या नहीं, जिस समय चार्जशीट फाइल होता है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ मुलजिम को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करता है, या अगर वो वैसे भी कोर्ट के सामने मुलजिम जाता है तो कोर्ट उसे अरेस्ट करके कस्टडी में लेकर उसे इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल भेज देती है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग के दौरान अरेस्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो। और यही रीज़न था कि सत्येंद्र अंटिल अपेयर नहीं हुआ कोर्ट में। उसे ये डर था कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी और उसे जेल भेज दिया जाएगा, और उसने एंटिसिपेटरी बेल मूव किया। सत्येंद्र अंटिल के इस एडवोकेट के इस जवाब से एक ट्रिगर पॉइंट था ये जवाब, और उसकी वजह से एक बहुत ही बेहतर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। और सुप्रीम कोर्ट के इसने जिस सवाल का जवाब दिया और ढूंढा वो था कि क्या एक्यूज्ड को प्रोड्यूस्ड करते वक्त चार्जशीट के समय अरेस्ट करना ज़रूरी है अगर वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है तो भी। 11 जुलाई 2022 को जस्टिस MM सुंदरेश ने इस जजमेंट को लिखा, और लिखते हुए सबसे पहला लाइन उन्होंने इस जजमेंट में जो लिखा वो बड़ा बढ़िया था और उस सुनने लायक है कि लिबर्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मॉडर्न मैन। स्वतंत्रता आधुनिक मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है। और यहाँ से उन्होंने शुरुआत की कि जो एक वजह है, बहुत बड़ा वजह है कि आज की डेट में जो अंडर ट्रायल्स हैं वो ऑलमोस्ट 2/3 हैं पूरे जेल में जितने भी कैदी हैं उनके। तो ये जमानत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हो गया है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। इस केस का नाम सुप्रीम कोर्ट में है सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ये मिसलिनियस एप्लीकेशन एक मूव किया गया था उसमें SLP क्रिमिनल में 5191 ऑफ 2021। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जितने तरह के ऑफेंसेज हैं उसको कैटेगराइज किया 4 कैटेगरी में। सबसे पहला ऑफेंस रखा जनरल ऑफेंस, जिसमें पनिशमेंट है 7 साल से कम। दूसरा था हीनियस ऑफेंस, जिसमें पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 7 साल से ज़्यादा है। तीसरा उन्होंने कैटेगरी बनाई स्पेशल ऑफेंसेस के, जो स्पेशल एक्ट्स के तहत हैं, चाहे वो NDPS हो या UPAP हो या कंपनीज एक्ट हो। तो इस तरह के जो स्पेशल ऑफेंसेस की कैटेगरी में वो ऑफेंसेस थे जो स्पेशल एक्ट से गाइडेड होते हैं। चौथा कैटेगरी जो D कैटेगरी थी वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की थी, जो स्पेशल एक्ट से कवर नहीं होते लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंसेस की तरह उनको कैटेगराइज किया जाता है। अब इसको कंसीडर करते हुए जो जमानत को जिस परिप्रेक्ष्य में दिया जाता है, तो सबसे पहला कंडीशन उन्होंने इस कैटेगरीज में रखा कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि यही एक ट्रिगर पॉइंट था कि जिसकी गिरफ्तारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं हुई है। दूसरा, जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपेयर हुए हैं या जब भी उनको कॉल किया गया है वो अपेयर हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि ऐसे लोगों का जिसका इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है या जो हमेशा कॉपरेट किए इन्वेस्टिगेशन में, उनको गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को या कोर्ट को जब चार्जशीट पेश किया जाता है। और इसमें एक
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट पे का रेफर किया, जो सिद्धार्था वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 2021 का ही जजमेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अब कैटेगरी वाइज डील किया कि पुलिस केसेज हो या कंप्लेंट केस, चार्जशीट फाइलिंग के बाद जो कॉग्निजेंस लिया जाता है उसके तरीके को लेकर कहा कि सबसे फर्स्ट क्या होना चाहिए। तो बोला कि ऑर्डिनरी समन, सबसे पहले तो ऑर्डिनरी समन आप इशू कीजिए जब भी चार्जशीट फाइल होता है तो, और उसके और कई बार तो वो अगर एडवोकेट के थ्रू अपीयरेंस है तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई अपीयरेंस नहीं है तो सबसे पहले, अगर एक्यूज्ड अपीयर नहीं हुआ है चार्जशीट फाइल होते वक्त, तो सबसे पहले आप उसको बेलेबल वारंट यूज की वेलेबल वारंट कीजिए ताकि उसकी फिजिकल अपीयरेंस इंश्योर की जाए। अगर वो बेलेबल वारंट में भी नहीं आता है तो आप अनबेलेबल वारंट कीजिए, तब तब आप नॉन बेलेबल वारंट कीजिए, एनबीडब्ल्यू इशू कीजिए, अदरवाइज एनबीडब्ल्यू एट द फर्स्ट इंस्टांस आप इशू नहीं कीजिए। उसके बाद जो बात कही कि अगर एनबीडब्ल्यू इशू करते हैं और उसके बाद वो कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन मूव करता है, अगर वो मुलजिम नहीं भी आता है और वो कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन मूव करता है तो उसके एप्लीकेशन को सुनिए और डिसाइड कीजिए, इंसिस्ट मत कीजिए उसके फिजिकल अपीयरेंस पे अगर वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑफेंस के लिए था जो 7 साल से कम पनिशमेंट का था, उसमें ये गाइडलाइंस इशू किया गया कि चार्जशीट फाइल होते वक्त ये चीज़ें कोर्ट को करनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी जो कैटेगरी बी थी और कैटेगरी डी, मतलब हीनियस क्राइम और इकोनॉमिक ऑफेंसेस, इनको लेकर उन्होंने इन दोनों को इकट्ठा करके जो कहा कि जब भी चार्जशीट फाइल होता है और एक्यूज्ड प्रेजेंट होता है तो उसके बेल एप्लीकेशन को, अगर उसका गिरफ्तारी नहीं हुई है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो उसके बेल एप्लीकेशन को मेरिट पे सुनिए, उसको कस्टडी में मत लीजिए और बेल एप्लीकेशन को पहले डिस्पोज कीजिए। तीसरा था कैटेगरी सी, जिसमें कि स्पेशल एक्ट के तहत जो ऑफेंसेस आते हैं उसको लेकर कहा, जैसे एनडीपीएस है। तो चूंकि एनडीपीएस के सेक्शन 37 में कुछ जो बेल से रिलेटेड है कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, अगर वो रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस होता है तो आप उसको भी जमानत कंसिडर कर सकते हैं, बट उसके बेल एप्लीकेशन को मेरिट पे सुनिए। ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था चार्जशीट फाइल होते वक्त ऑफेंस, जो इकोनॉमिक ऑफेंस या हीनियस क्राइम या स्पेशल एक्ट में के तहत जो क्राइम होता है उसके लिए। एक कैविएट भी लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, कंडीशन भी किया कि अगर कोई एक्यूज्ड है, उसने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया है, वो अपीयर आयु के सामने नहीं हो रहा है और ना ही उसने समन का आंसर किया है, तो उस केस में उसको कस्टडी में लिया जा सकता है। सेकेंडली जो बात कोर्ट ने कही कि अगर ट्रायल कोर्ट ये फील करता है कि जुडिशल केसेस कस्टडी ज़रूरी है ट्रायल एक्सपेडाइट करने के लिए और कंक्लूड करने के लिए, तो कोर्ट उसको कस्टडी में ले सकती है। तीसरी बात कही कि अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है और बगैर कस्टडी में लिए हुए प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो भी कोर्ट कंसीडर उसको कस्टडी में ले सकती है। तो अगर इसमें एक बात और भी कही कि जैसे इन सारे हीनियस ऑफेंसेस बी सी डी कैटेगरी में, कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि रेगुलर बेल देना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो वो इंटरिम बेल भी कंसीडर कर सकती है। लेकिन जब भी बेल एप्लीकेशन को कंसीडर करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए कि केवल 2 एस्पेक्ट को कंसीडर करेगी कोर्ट। फर्स्ट कि सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस क्या है, दूसरा जो पनिशमेंट कितना उसमें की कैटेगरी क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अननेसेसरी जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ एक्यूज्ड को कस्टडी में नहीं लिया जाए चार्जशीट फाइल करते वक्त। तो इन गाइडलाइन से, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली एक डायरेक्शन भी दिया कि हर एक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ये कॉपी भेजा जाए और ये गाइडलाइन का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो ट्रायल कोर्ट के द्वारा। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कोशिश की कि एक प्रॉपर गाइडलाइंस दें एक्यूज्ड के अरेस्ट को लेकर, जो चार्जशीट फाइल करते वक्त नॉर्मली ट्रायल कोर्ट फॉलो करती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। तो ये बेंच थी, जिस बेंच ने डिवीज़न बेंच ने इसको सुना
और जो ये गाइडलाइंस पास किए उसमें जस्टिस संजय किशन कौल थे, जस्टिस एम सुंदरेश थे। जब मैं इस जजमेंट को पढ़ रहा था तो मुझे कुछ बातें बहुत अच्छी लगी कि एक अभी तक एक प्रोसीजर या ढर्रा पे ट्रायल कोर्ट काम करती थी चार्जशीट फाइल होते वक्त और कस्टडी में लेने के लिए। उसमें एक प्रॉपर गाइडलाइन है जो कि ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे लॉयर्स को बहुत ही हैंडी है कोर्ट को अपने बेल एप्लीकेशन को आर्ग्यू करके और उसे समझाना, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बने जमानत मिलने का और कम से कम पॉसिबिलिटी बने अरेस्ट का या जेल का। तो लॉ हमारी जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है बहुत बेहतर तरीके से डेवलप किया गया जमानत को लेकर, बेल को लेकर इस जजमेंट में, और इस जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसको। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई इशू है तो आप इसे मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए ताकि मैं इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आपसे शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।